मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हम मुगलों के आगमन का अध्ययन कर रहे थे, जिसे आज हम हुमायूं से कंटिन्यू करेंगे। सर्वप्रथम हम हुमायूं का प्रारंभिक जीवन देखेंगे। यह बाबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। बाबर ने उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध किया। वे कई भाषाओं के जानकार थे तथा विद्वानों का संरक्षक थे। इन्होंने अपने पिता के समय अनेक अभियानों में भाग लिया। 1523 से 1529 ईस्वी तक वह बदख्शां का गवर्नर था। अपनी मृत्यु के समय बाबर ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन बाबर के वजीर खलीफा ने उसके साले मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बिठाने का षड्यंत्र रचा। नेक्स्ट है खलीफा का षड्यंत्र। बाबर के साथ भारत में उसके अनेक नज़दीकी रिश्तेदार भी आए थे। 1513 ईस्वी में बाबर की बड़ी बहन खानजादा बेगम के साथ मेहंदी ख्वाजा ने शादी की थी। बाबर उनका बड़ा आदर करता था। पानीपत के युद्ध में इन्होंने वीरता दिखाई थी। सांगा से संघर्ष आरंभ होने के पश्चात बाबर ने मेहंदी ख्वाजा को बयाना भेजा था। उनके बयाना पहुंचने के पहले ही सांगा ने किले पर अधिकार कर लिया था। बाबर के आगरा से रवाना होने के समय सांगा ने मेहंदी ख्वाजा को हराया था, लेकिन मेहंदी ख्वाजा बाबर से सीकरी में आ मिला तथा उसने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। मेहंदी ख्वाजा के अतिरिक्त मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा और मोहम्मद जमान मिर्ज़ा भी भारत आए थे। सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के दो पुत्र भी बाबर के साथ यहाँ आए थे। तैमूरी परंपरा के अनुसार शाही परिवार के ये सभी व्यक्ति बादशाह बनने के ख्वाब देखते थे और किसी भी ऐसे अवसर की तलाश में रहते थे जिससे उनके ये अरमान पूरा हो। बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं को अपदस्थ करने के लिए उसके वजीर खलीफा ने एक षड्यंत्र रचा। वह हुमायूं के स्थान पर मेहंदी ख्वाजा को बादशाह बनाना चाहता था। डॉक्टर एस.के. बनर्जी ने उसके इस चुनाव को उपयुक्त माना। खलीफा का यह षड्यंत्र विफल रहा। इसके निम्नलिखित कारण थे। खलीफा के षड्यंत्र विफल रहने का प्रथम कारण है तैमूर वंश की परंपरा। आमतौर पर मुसलमानों में उत्तराधिकार का नियम निश्चित नहीं था। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता केवल बादशाह बन सकता था। तैमूर वंश में भी यही परंपरा चली आ रही थी। स्वयं बाबर को भी अपने पैतृक राज्य से हाथ धोना पड़ा था। नेक्स्ट है मेहंदी ख्वाजा की महत्वाकांक्षा। बाबर के अन्य नज़दीकी रिश्तेदारों के समान मेहंदी ख्वाजा भी बादशाह बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। उसने बाबर के समय में अनेक अभियानों में भाग लिया था। उसे बाबर के अनेक अमीरों की सद्भावना प्राप्त थी। थर्ड है हुमायूं की विलासिता। 13 वर्ष की आयु में हुमायूं को बदख्शां का शासक नियुक्त किया गया। 1525 ईस्वी में उसने बाबर के भारत के सभी अभियानों में प्रमुख भाग लिया। यद्यपि पानीपत के बाद बाबर ने उसे संभल की जागीर दी, लेकिन आगरा में उसे अपने पास ही रखा। वह कुछ समय तक अफगानों की शक्ति का दमन करने में लगा रहा। खानवा के युद्ध में उसने इसके बाद बाबर की अनुमति लेकर बदख्शां लौट गया। बदख्शां में वह अपना जीवन विलासिता से व्यतीत कर रहा था। उसने अफीम का सेवन करने की आदत पड़ गई। बाबर ने ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। नेक्स्ट, खलीफा की चिंता। बाबर के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य और हुमायूं के विलासी जीवन को देखकर बाबर के योग्य व विश्वास पात्र वजीर निज़ामुद्दीन खलीफा की बड़ी चिंता हुई। वह तैमूर वंश का एक वफादार सेवक था तथा भारत में नवविजित प्रदेशों पर मुगलों का अधिकार बनाए रखना चाहता था। उसे यह आशंका होने लगी कि हुमायूं के इस प्रकार के जीवन से भारत में मुगल साम्राज्य को खतरा पहुंच सकता है। अतः उसने हुमायूं के स्थान पर मेहंदी ख्वाजा को बादशाह बनाने के लिए 1559 ईस्वी में षड्यंत्र रचा। नेक्स्ट, बाबर के अन्य पुत्रों की योग्यता पर संदेह। बाबर के अन्य पुत्र कामरान, हिंदाल व अस्करी को उसने इस योग्य नहीं समझा कि वे भारत की विकट परिस्थितियों में साम्राज्य का भार संभाल सके। अतः उसने मेहंदी ख्वाजा को इस पद के लिए चुना। हुमायूं की कठिनाइयाँ। गद्दी पर बैठने के समय हुमायूं के समक्ष अनेक कठिनाइयाँ थीं। इसमें से तो कुछ हुमायूं की दुर्बलता के कारण उत्पन्न हुई थी, परंतु अधिकांश उसे बाबर द्वारा विरासत में प्राप्त हुई थी। इसलिए इतिहासकार ने कहा है कि बाबर ने अपने पुत्र को ऐसा राजतंत्र सौंपा जो युद्धकालीन परिस्थितियों में ही रह सकता था, जो शांति काल में दुर्बल, आकार विहीन व पतनोन्मुख था। तत्कालीन राजनीतिक एवं आंतरिक परिस्थितियां भी हुमायूं के प्रतिकूल थी। राज्य के अंदर व बाहर अनेक महत्वाकांक्षी व्यक्ति एवं शक्तियां मुगल साम्राज्य को हड़पने की ताक में लगी हुई थी। इसके अलावा बाबर ने अपना संपूर्ण खजाना सैनिक अभियानों एवं अमीरों सैनिकों को प्रसन्न करने में खर्च कर डाला। अतः हुमायूं के पास धन का सर्वथा अभाव था। इन कठिनाइयों के साथ साथ हुमायूं का अपना व्यक्तिगत चरित्र भी उसके लिए समस्या बन बैठा। हुमायूं की इन सब कठिनाइयों को 3 भागों में बांटा जा सकता है।
आंतरिक कठिनाइयाँ, बाह्य कठिनाइयाँ और चारित्रिक दुर्बलताएं। आइए सर्वप्रथम हम आंतरिक कठिनाइयों की चर्चा करते हैं। आंतरिक कठिनाइयों में उसे अपनी पिता से मिली कठिनाइयाँ महत्वपूर्ण हैं। रसबुक विलियम के अनुसार बाबर ने अपने पुत्र के लिए एक ऐसा साम्राज्य विरासत में छोड़ा जो केवल युद्ध के समय संगठित रखा जा सकता था और शांति के समय नितांत दुर्बल, रचनाविहीन और निराधार था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाबर ने विरासत में अपने पुत्र को अनेक कठिनाइयां प्रदान की थी। असंगठित राज्य। बाबर का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में आमू नदी से पूर्व में बिहार तक फैला हुआ था। बाबरनामा के अनुसार मालवा व राजपूताना उसके साम्राज्य की सीमा पर स्थित थे। सिंध में उसके नाम पर खुतबा पढ़ा जाता था। इतने विस्तृत प्रदेश में फैले हुए अपने राज्य को बाबर सुसंगठित नहीं रख सका। एस.के. बनर्जी के अनुसार हिंदुस्तान में उसने अल्प समय में अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी, अतः उसके साम्राज्य का संगठन ढीला ढाला ही रहा। रिक्त राज्यकोष। दिल्ली, आगरा व अन्य स्थानों से बाबर को काफ़ी धन प्राप्त हुआ था, किंतु उसने अपने वंश की परंपरा को निर्वाह करते हुए तथा अपने अनुयायियों को प्रसन्न रखने के लिए इस धन का अधिकांश भाग उसमें तथा काबुल की जनता में बांट दिया था। अतः हुमायूं को अपने पिता से एक रिक्त राज्यकोष मिला। फलस्वरूप उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रसबुक विलियम के अनुसार हुमायूं की कठिनाइयों में उसकी आर्थिक अवस्था का बड़ा महत्व था। विभिन्न जातियों की सेना होना। बाबर की सेना में चगतई, उज्बेक, फारसी व अफगान कार्य करते थे। हिंदुस्तान में उसने अपनी सेना में यहाँ के निवासियों को भर्ती किया था। अपने कुशल सेनापतित्व के कारण बाबर उनमें एकता बनाए रखने में सफल नहीं हुआ, किंतु विभिन्न कौमों से गठित इस सेना हुमायूं के समय में एकता का अभाव अपना प्रभाव दिखाने लगा। फोर्थ है विदेशी सैनिकों की भारत से लौटने की इच्छा। इस समय भी अनेक सेनापति व सैनिक अपने देश में जाना चाहते थे। बाबर का हुमायूं को भाइयों के प्रति अच्छा व्यवहार का आदेश। बाबर ने मरते समय हुमायूं को अपने 3 छोटे भाइयों कामरान, अस्करी व हिंदाल के साथ अच्छा व्यवहार करने के आदेश दिए थे। इस आदेश का पालना करते हुए हुमायूं ने अपने साम्राज्य को इन भाइयों में विभाजित कर दिया। नेक्स्ट है साम्राज्य का विभाजन। तैमूर वंश की परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने साम्राज्य का विभाजन करना पड़ा। कामरान को काबुल व कंधार, अस्करी को संबल, हिंदाल को मेवात तथा मिर्जा सुलेमान को बदख्शा की जागीर प्रदान की गई। यद्यपि इस प्रकार से जागीरों के वितरण से बादशाह को अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों में सुव्यवस्थित शासन करने में मदद मिलती थी, किंतु एक शक्तिशाली बादशाह के समय में यह संभव था। केंद्र के कमज़ोर होने पर यह जागीरदार उसके मार्ग में अनेक अड़चनें पैदा कर देते थे। हुमायूं के काल में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि वह एक दुर्बल शासक सिद्ध हुआ। कामरान को उत्तर पश्चिमी सीमा पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश देकर हुमायूं ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दुर्बल बनाया। उसके भाइयों ने आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता नहीं की। बाबर के निकट रिश्तेदारों का दृष्टिकोण। बाबर ने अपने सभी संबंधियों के साथ अच्छा व्यवहार किया था। उसके सद्व्यवहार ने उसमें महत्वाकांक्षाएं जागृत कर दी थी तथा वे भी बादशाह बनने के स्वप्न देखा करते थे। मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, मोहम्मद जमान मिर्जा भी अवसर मिलने पर दरबारियों व सेना में असंतोष फैलाने की कोशिश करते थे। सुल्तान हुसैन मिर्जा बोकारा के 2 पौत्र, जिन्हें बाबर काबुल से अपने साथ लाया था, भी इसी प्रकार की कार्यवाही करते थे। इस प्रकार बाबर अपने पुत्र हुमायूं को एक असमद्ध राज्य, रिक्त कोष, महत्वाकांक्षी पुत्र एवं रिश्तेदार तथा एक असंगठित सेना विरासत में दे गया था। हुमायूं को भाइयों के प्रति सदैव अच्छे व्यवहार के आदेश देकर उसने उसकी कठिनाइयां और बढ़ा दी, लेकिन एक कुशल व योग्य शासक इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता था। दुर्भाग्यवश हुमायूं में विषम परिस्थितियों से निपटने की क्षमता नहीं थी। नेक्स्ट है बाह्य कठिनाइयाँ। अफगान लोग। हुमायूं की बाह्य कठिनाइयों में सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदियों में अफगान थे, जिनका मुगलों से पूर्व दिल्ली पर अधिकार था। महमूद लोदी ने मुगलों से अपने पूर्वजों की राजगद्दी प्राप्त करने की आशा को परित्याग नहीं किया था। शेर खां सूर भी एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा मन में संजोए हुए था। इनके अलावा बिस्बन व बायजीत जैसे शक्तिशाली सरदार भी अपना राज्य प्राप्त करने की ताक में थे। बंगाल का शासक नुसरत शाह भी सक्रिय रूप से अफगानों की सहायता कर रहा था। डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव ने ठीक ही लिखा है
कि इसमें संदेह नहीं है कि इस नई परिस्थिति में, जबकि पानीपत व घाघरा का विजेता मर चुका था, उसका पुत्र हुमायूं नौजवान और अनुभवहीन था, जिसे गद्दी पर बैठाने में भी मुगल अमीरों को थोड़ी हिचकिचाहट थी। अफगान पूर्ण रूप से लाभ उठाने को तैयार थे। सेकंड है गुजरात व बंगाल। हुमायूं की बाह्य कठिनाइयों में गुजरात व बंगाल प्रमुख थे। गुजरात में बहादुर शाह व बंगाल में नुसरत शाह शासक था। बहादुर शाह उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ, जिसमें फतेह खां, कुतुब खां और आलम खां लोधी जैसे अफगानों को शरण तो दी ही थी, साथ ही नुसरत खां व शेर शाह से भी उसका पत्र व्यवहार था। इस तरह की विभिन्न परिस्थितियों में मुगल सत्ता को खतरा उत्पन्न हो रहा था। थर्ड है चारित्रिक दुर्बलताएं। हुमायूं में अनेक ऐसी चारित्रिक दुर्बलताएं थीं जिनकी वजह से वह स्वयं अपने लिए समस्या बन बैठा। आलस्य व उत्तरदायित्वहीनता। हुमायूं में आलस्यता तथा उत्तरदायित्वहीनता थी। जहां तक संभव होता वह कठिनाइयों को टालता रहता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में हुमायूं के आलसीपन के बारे में लिखा है कि भारत के अंतिम आक्रमण के समय हुमायूं समय पर नहीं पहुंचा। गुजरात अभियान में उसका सारंगपुर रुक जाना, गुजरात अभियान से लौटकर तुरंत शेरशाह पर कार्यवाही न करना तथा आगरा में समय नष्ट करना, कन्नौज व चौसा युद्ध में युद्ध की प्रतीक्षा करना इत्यादि दोष विद्यमान थे। अंधविश्वासी। हुमायूं बिना शकुन निकाले कोई कार्य नहीं करता था। आवश्यक कार्य भी वह नक्षत्र पर छोड़ देता था। इस तरह की भावनाएं उसे आत्मनिर्भर नहीं होने देती थी। थर्ड है चारित्रिक बाल और संकल्प शक्ति का अभाव। हुमायूं में चारित्रिक बल व संकल्प शक्ति का अभाव था। डटकर प्रयत्न करना उसकी शक्ति के बाहर था। तेजपाल ने उसके चारित्रिक के बारे में लिखा है कि हुमायूं में तब मानवीय गुण थे, परंतु डटकर प्रयत्न करना उसकी शक्ति से बाहर था। विजय अभियान के पश्चात वह आनंद प्राप्ति हेतु हरम में समय बिताता था। उसका संपूर्ण जीवन मलमानस में भरा हुआ था, किंतु बादशाह के रूप में वह असफल रहा। शेर खां व बहादुर शाह के साथ हुमायूं के संबंध। यद्यपि बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, लेकिन वह बिहार व बंगाल में अफगानों की शक्ति को पूर्ण रूप से कुचल नहीं सका था। खानवा के युद्ध के कुछ पहले उसने हुमायूं को, जो कि अफगानों के साथ संघर्ष में व्यस्त था, आगरा बुला लिया था। इस युद्ध के बाद बाबर ने स्वयं पूर्व के प्रदेशों की ओर प्रस्थान किया। बाबर की सेनाओं ने कोल में इलियास खां को हराकर उस पर पुनः अधिकार किया था। इटावा के प्रदेशों में मुगलों की सत्ता पुनः स्थापित हो गई थी। हिंदाल ने जौनपुर में महमूद लोदी को हराया था। चंदेरी की विजय के बाद बाबर ने बिस्बन खां को परास्त किया। 1528 ईस्वी में उसने अवध में अफगानों को हराया। इस समय शेर खां ने बिहार में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। 1529 ईस्वी के आरंभ में बाबर बिहार पहुंचा। महमूद खां नुहानी, शेर खां व अन्य अफगान सरदारों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। घाघरा के युद्ध में उसने अफगानों को परास्त किया था। उसकी मृत्यु की खबर सुनकर अफगानों ने पुनः सर उठा लिया था। यद्यपि इस समय महमूद लोदी अफगानों का नेतृत्व कर रहा था, किंतु शेर खां का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। हुमायूं को मुख्य रूप से शेर शाह के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने भी हुमायूं को काफ़ी तंग किया था। धन्यवाद।